Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 12 science and chemistry we are taking. हमारा जो चैप्टर चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था और इसके अंदर हमने 3-4 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं जिसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन, वर्नर थ्योरी, लिगेंड्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नामकरण, ये सारी चीज़ें, कुछ परिभाषाएं, हमने ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं और वो है संकुल यौगिक में आबंधन। ठीक है भाई, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, वी आर टेकिंग ए लुक ऑन दिस। हमने क्या देखना है कि संकुल यौगिकों में आबंधन कैसे हो रहा है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, इससे पहले आप ये सोचिए कि हमने वर्नर सिद्धांत पढ़ा था, तो वर्नर सिद्धांत के अंदर यही चीज़ बताई गई थी कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता होती है। उसके आधार पर द्वितीयक संयोजकता के लिए केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से बॉन्ड बनाता है और प्राथमिक संयोजकता के लिए वो काउंटर आयन प्रति आयन से बॉन्ड बनाता है। यही हमने पढ़ा था। तो आप बोलेंगे कि सर बॉन्डिंग तो वहाँ पे हमने समझ ली थी, फिर ये कौन सी बॉन्डिंग हम समझने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि वो बात तो सही है कि वर्नर सिद्धांत जो है, वर्नर सिद्धांत संकुल के आबंध का परिचय दे देता है। ठीक है, परिचायक है। ठीक है, यहां तक बात है, लेकिन विभिन्न पहलू नहीं समझाता। मतलब केवल इंट्रोडक्शन दे देता है बॉन्डिंग का कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वर्नर सिद्धांत नहीं समझा सकता है। जैसे देख लीजिए, हम बोले पहला, संकुल यौगिक का निर्माण विशेष धातु परमाणु करते हैं, है ना। ये वाली बात क्यों करते हैं, कौन करते हैं, डी ब्लॉक वाले करते हैं। लेकिन वो ही क्यों कर रहे हैं, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल वाले कहीं चले गए हैं क्या, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न वर्नर सिद्धांत नहीं बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा मैं बात करता हूँ कि दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये नहीं समझा सकता कि इन संकुल यौगिकों में जो है प्रकाशिक और चुंबकीय गुण कहाँ से आते हैं। तो संकुल यौगिक का प्रकाशिक व चुंबकीय गुण जो है उसको भी ये नहीं समझा सकता है। और तीसरी बात जो है इसमें ये नहीं बताता कि जो आपके पास उपसहसंयोजक आबंध जो है ना, सहसंयोजक आबंध कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं, दिशीय होते हैं। ठीक है, दिशीय मतलब इनकी एक डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन होती है, नहीं बताता कि उपसहसंयोजक आबंध दिशीय हैं। ठीक है, तो ऐसे कई बातें हैं जो वर्नर सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो केवल प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी करके एक परिचय जरूर देता है। इसलिए हमें क्या है, बहुत सारे और नए सिद्धांतों की ओर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अतः कुछ नए सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जैसे देखो, एक हमारे पास में है VBT, एक है हमारे पास CFT, एक है हमारे पास LFT, एक है हमारे पास MOT। देखो VBT होता है सहसंयोजक आबंध सिद्धांत। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, है ना। मैं इसको VBT बोलूँगा आगे से चल के। CFT क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र
सिद्धांत, है ना। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT क्या होता है, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, MOT क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब अणु, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, अणु कक्षक सिद्धांत। ऐसे करके बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हमें ये वाले क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, ये दो हैं, VBT और CFT, जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। क्या बात, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या आपको, ठीक है ना। तो अब हम आज शुरू करेंगे VBT के बारे में। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अबाउट द VBT क्या कहता है, कैसे कहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। जरा सा हम जो मेन हमारा VBT था उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। नाउ दिस इज VBT, ये है सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, ठीक है। VBT है सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी मेन जो VBT थी सहसंयोजक यौगिकों के अंदर, ध्यान देना, आपने 11th में पढ़ा होगा, सहसंयोजक यौगिकों में आबंधन कैसे बताते थे हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT से बताते थे। और ये कैसे, संकुल यौगिक, इनमें थोड़ा सा फर्क है लेकिन बाकी चीजें वैसे ही है। हमने क्या कहा था कि जो दो परमाणु क्या करते हैं, आपस में अपने कक्षकों का अतिव्यापन करते हैं VBT के अनुसार और आबंध बनाते हैं। वो जो अतिव्यापन करने वाले कक्षक हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, या तो खाली होने चाहिए या कैसे होने चाहिए, अर्धपूरित होने चाहिए, मतलब उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। वो जो अतिव्यापन कर रहे हैं उनकी ऊर्जा एक जैसी होनी चाहिए उन कक्षकों की, और उससे वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और अगर ऊर्जा एक जैसी नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें संकरण करते हैं। जैसे देखो, एक हमारे पास Cl2 यौगिक है, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S2D5, इसका भी क्या है, S2D5, सॉरी P5 सॉरी, ठीक है। इसके अंदर देखो ये पूरा भरा है, P की क्या सिचुएशन है, 2 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 और 1 5, इसमें भी ऐसा ही है, 2 4 और 1 5 ये। अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्धपूरित कक्षक है, ये भी अर्धपूरित कक्षक है। तो इस Cl का ये वाला और इस Cl का ये वाला आपस में क्या कर लेते हैं, ये लीजिए, ये हो गया अतिव्यापन, ठीक है, और बॉन्ड बन गया। तो ये तो कब था, जब इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान है, ये भी P का है, ये भी P का है, तो ऊर्जा समान है इसलिए अतिव्यापन हो गया, ठीक है ना। ऊर्जा, आकार, प्रकार, विकार सब सेम है। लेकिन जैसे ही आप H2O की बात करोगे तो देखो ऑक्सीजन का किसके साथ में अतिव्यापन हो रहा है, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ में। हाइड्रोजन होता है 1s1 और ऑक्सीजन का होता है 2p4, मतलब इसका P और इस S दोनों तो ऊर्जा अलग अलग होगी, इनका अतिव्यापन होकर बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, संकरण कर लेता है। और उससे क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 कक्षकों को मिला करके नए 2 कक्षक बनाएगा, तो वो कैसे होंगे, समान ऊर्जा के होंगे, और फिर वो क्या करता है, अतिव्यापन करके आबंध बनाएगा। समझ में आ रही बात। इसका मतलब कुल मिलाकर के बात क्या है कि जो भी उपसंयोजक यौगिक या सहसंयोजक यौगिक बनता था उसमें आप क्या करेंगे, कक्षकों का अतिव्यापन करेंगे, अगर ऊर्जा समान नहीं है तो उनका संकरण करके अतिव्यापन करेंगे और आबंध बनेगा, ठीक है। एक चीज, सहसंयोजक यौगिक में अतिव्यापन करने वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक भी नहीं होना चाहिए, खाली होगा। क्यों होगा खाली बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, लोन पेयर आएगा लिगेंड से, लोन पेयर आ रहा है, पूरा युग्म आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों एक कक्षक में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर इनके पास पहले से उस कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन हुआ तो आने वाला पेयर नहीं बैठ सकता है उसमें, इसलिए इनके पास खाली होना चाहिए पूरा वैकेंट। अभी अपन देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो देखो मैं इसमें लिखता हूं, इसके अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है, संकरण, अतिव्यापन तथा लिगेंड से Lp ग्रहण करने के लिए निम्न
कक्षक का उपयोग करता है। देखना किस किस का करता है, n-1d का उपयोग कर सकता है, ns का कर सकता है, np का कर सकता है और nd का कर सकता है। देखो सपोज कीजिए n कितना है 4, तो ये d कितना हो गया 4 - 1 3d हो गया, ये क्या हो गया 4s हो गया, ये क्या हो गया 4p हो गया, ये क्या हो गया 4d हो गया। तो यही तो होता है ना बच्चों, जब आप 3d सीरीज d ब्लॉक का पहली श्रृंखला को देखेंगे तो उसमें 3d में इलेक्ट्रॉन आता है और 4s में इलेक्ट्रॉन आता है। तो जैसे जैसे आप इसके आगे देखोगे तो ये खाली पड़े रहेंगे। आगे क्या है, इसमें 5s खाली पड़ा है और 5p खाली पड़ा है, ऐसे खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑर्बिटल जो है कक्षक है, ये उस अतिव्यापन के लिए लोन पेयर को भरने के लिए काम में ले सकता है। समझ में आ रही है क्या ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर है क्या आपको? ठीक है ना। अब देखो अगर ये इन ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो इन्हीं के आधार पे क्या होता है, उसकी एक ज्योमेट्री ज्यामिति का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रयुक्त किए गए कक्षकों के प्रकार के आधार पर या फिर जो संकरण हो रहा है उसके आधार पर, या संकरण के आधार पर विभिन्न ज्यामिति प्राप्त होती है। अब बच्चों देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए उसने इनमें से कुछ कक्षकों का अतिव्यापन करके एक संकरण कर लिया, संकरण करके अतिव्यापन कर लिया, लोन पेयर ग्रहण करके बॉन्ड बना लिया। लेकिन वो जो संकरण कर रहा है वो किस किस ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा, और उसी के आधार पे उसकी एक संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, उसकी ज्यामिति कहते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो उपसहसंयोजन संख्या संकरण ज्यामिति। ध्यान देना बच्चों, हमने ये कहा है कि भैया जो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जितने लोन पेयर लेगा वही क्या है, उसकी उपसहसंयोजन संख्या है कि नहीं है? ऐसा ही होता है। और उपसहसंयोजन संख्या अगर 4 लोन पेयर ले रहा है तो 4 ही उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। और बच्चों 4 लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए 4 ही तो खाली कक्षक चाहिए, मतलब 4 ही कक्षकों का वो क्या करेगा, संकरण करने वाला है। ठीक है, और अगर वो 4 कक्षकों का संकरण करता है तो उनमें से कौन वो हो सकते हैं, एक s का और 3 p के हो सकते हैं। आप बोलोगे d तो आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, d नहीं आया है तो अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, या हो सकता है कि वो उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए क्या कर सकता है, d2sp dsp2 इनका उपयोग करें, है ना, एक d का, एक s का और 2 p का, इनका उपयोग करें। हो सकता है कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं और वो क्या कर रहा है, d2sp dsp2 dsp3, ये है ना। हो सकता है कि वो उन 5 लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए इनका उपयोग कर सकता है, जैसे आपके सामने है, इसको बाहर की तरफ ले लो ऐसे। ठीक है, 5 हो गए। हो सकता है कि वो 6 लोन पेयर ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, d2sp3 का उपयोग करे। हो सकता है कि वो 6 के लिए sp3d2 का उपयोग करे। आप बोलेंगे कि सर 2 बार 6 लोन पेयर आ रहे हैं, उनका ये हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, फिर क्यों बार बार लिख रहे हो? बच्चों इनमें फर्क है, इसमें d पहले इसमें बाद में है। बोला क्या फर्क है, ऐसा अंदर बाहर से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ेगा, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो देखो जब भी 4 उपसहसंयोजन संख्या के साथ ये संकरण होगा बच्चों, वीबीटी में आपको यही बताना है, यही चीजें पूछेगा कि उसका संकरण क्या है, उसमें ज्यामिति क्या है, उसका चुंबकीय गुण क्या है, उसके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, उसमें स्पिन जो है वो, ठीक है ना, स्पिन जो है वो ज्यादा है या कम है, चक्रण
ठीक है, वही चीजें। तो देखो आप संकरण निकाल लेना वीबीटी से और संकरण को देख के आप ज्यामिति लिख सकते हो। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किस संकरण की क्या ज्यामिति है। sp3 जब होता है तो इसको हम कौन सी ज्यामिति बोलते हैं? चतुष्फलकीय ज्यामिति बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? चतुष्फलकीय ज्यामिति। DSP2 इसमें होती है वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। इसमें कौन सी होती है? वर्ग समतलीय होती है। अगर 5 लोन पेयर वाला है संकरण sp3d तो इसमें कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, अगर 6 D2sp3 है तो देखो दोनों में ही इनमें तो सेम रहेगी, अष्टफलकीय और अष्टफलकीय। बोलो क्लियर है क्या? अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल। आर यू क्लियर? ओके, समझ में आया क्या? और ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बनाई है, जब चैप्टर शुरू किया था ना तब बना के बताई थी चतुष्फलकीय कैसा। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? चैप्टर को शुरू किया जब हमने पढ़ा है इसको उपसहसंयोजन बहुफलन में पढ़ा है। हमने कहा था कि लिगेंड आपस में क्या करते हैं? आपस में प्रतिकर्षण करके स्पेस के अंदर, त्रिविम के अंदर क्या करते हैं? अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं दूर दूर। उससे क्या होती है? ज्यामिति बनती है। 4 लिगेंड है तो इन दोनों में से आ सकती है, 5 है तो ये, 6 है तो इन दोनों में से आ सकती है। ये क्या ज्यामिति है? तो ये क्या है? बहुफलन भी तो हो गया उसका। क्या हो गया? बहुफलन हो गया। तो ये है आपके वीबीटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूं पहले कि क्वेश्चन क्या पूछता है। आपको एक एग्जाम्पल देकर के बोलेगा कि बच्चों बताओ कि फलाने फलाने एग्जाम्पल के अंदर वीबीटी के अनुसार संकरण क्या है, तो आपको संकरण निकालना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा। आपको पूछेगा कि इसके चुंबकीय गुण क्या है, तो आपको चुंबकीय गुण निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, वो आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? या फिर आपको अगर पूछता है कि वीबीटी क्या है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल लेते हैं और जो जो चीजें संभव उसमें पूछी जा सकती हैं उन पे बात करते हुए उस एग्जाम्पल को अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है क्या? चलो जी आगे देखते हैं। वीबीटी को कवर करते हुए एक एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल देखिए क्या है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको करना। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आगे भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है आपके पास कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स, है ना, और हियर इट इज Cl3। बच्चों मेन बातें बताओ मेरे को। उपसहसंयोजन संख्या कितनी है इसकी? उपसहसंयोजन संख्या आपको मालूम होनी चाहिए ऐसी बातें। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? अच्छा ये LP कितने लेगा? देखो उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? जितने LP होते हैं उतनी उपसहसंयोजन संख्या होती है। एमीन NH3 एमीन एक कितने लोन पेयर देता है? एक ही देता है। टोटल 6 है तो कितने देंगे? 6 लोन पेयर देंगे। और 6 लोन पेयर देंगे तो उतनी क्या होती है? उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। ठीक है क्या? समझ में आ गई बात? चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था में देखो ये क्या हो गया? X, अमोनिया क्या होता है? 0, 6 है। ठीक है, प्लस Cl में क्या होता है? -1 इंटू कितने हैं? 3, बराबर क्या कर दूं मैं? 0 के। तो X इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में? X इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बच्चों? देखो देख के बताओ कितना आ रहा है। ये 0 है, ये क्या हो गया? -3 जिट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो X इज इक्वल्स टू +3, ये क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी। बोलो समझ में आती है क्या कहानी? ठीक है ना? ये मैं सारी स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, जिस जिस स्टेप में आपको आगे बढ़ना है वो। ठीक है, अभी देखिए COBALT कोबाल्ट, क्योंकि हमारा केंद्रीय परमाणु क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या होता है बच्चों? कोबाल्ट की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। तो 27 का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये हो गया। ठीक है क्या? ये हो गया। और अगर ये है तो इसको आपको देखिए, अब अंदर वाले से कभी कोई मतलब नहीं होता, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उससे मतलब होता है। बाहर का क्या है? ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4s2 3d7। इसी को अगर मैं कक्षक रूप देता हूं, कक्षकीय विन्यास होगा, तो देखो S का एक कक्षक है और D में कितने होते हैं? 5।
ठीक है ना। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे बैठे हैं, इसमें 7 हैं, तो 5 तो ये हो गए, छठा और सातवां। ये हो गया कोबाल्ट की सिचुएशन। किसकी है? कोबाल्ट की है बच्चों। लेकिन हमारे पास कोबाल्ट है क्या? नहीं, हमारे पास क्या है? कोबाल्ट 3+ है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। इसकी कितनी है? 0 है ना। इसमें से तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं किया ना हमने कम ज्यादा, तो ये तो 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो अब मैं लिखता हूं CO3+, जो हमारे क्वेश्चन में है ना, उसके बारे में मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली। तो देखो CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखूंगा। तो देखो मैं बाहर वाले की बात करूंगा, बाहर वाला, अब अंदर वाला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, बाहर वाले की बात करूंगा। बाहर वाला क्या था कोबाल्ट का? 4s2 3d7 था। बच्चों जब भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो s से निकालने होते हैं। तो देखो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए 0, तो अभी भी एक और निकालना है, तो d से निकाल दो, तो ये क्या हो गया? 3d6। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो s तो क्या हो गया इसका? ये 4s तो क्या हो गया? 0, और d क्या हो गया इसका? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 5। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, इसका एक हमने बेस बना लिया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया इस एग्जाम्पल में वीबीटी से हमें संकरण बताइए, इस एग्जाम्पल में वीबीटी से चुंबकीय गुण बताइए, इस एग्जाम्पल में वीबीटी से इसकी ज्यामिति बताइए। ज्यामिति के लिए हमें जाना पड़ेगा संकरण के ऊपर, तो और संकरण के लिए हमें ये सारी चीज करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे जब भी उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है ना। चलो अब देखो, आप ये सोचिए कि भैया इसके आगे भी तो कोई कक्षक होगा, 3d7 के आगे भी तो कोई कक्षक होगा। वो क्या होता है? 4p होता है और 4d होता है। ठीक है, तो इसके आगे कौन बैठा है भाई? इसके आगे ये तो क्या है? 3d6 हो गया। इसके आगे कौन बैठा है? एक तो हो गया हमारे पास में ये 4p, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, ध्यान देना। और एक क्या है? 1 2 3 4 5 4d 0। ये है, आगे खाली पड़े हैं हम, हालांकि इलेक्ट्रॉन यहीं तक है, ये खाली पड़े हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दोनों तरीके से लिखे जा सकता है। 4s को आप आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन पहले s में भरने हैं फिर d में भरने हैं, और निकालने तो पहले s से निकालना है फिर d से निकालना है। दिस इज 4s 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब फोकस करना है कि भैया लिगेंड से लोन पेयर आएंगे, उनको कहाँ बिठाएं, है ना। भैया लोन पेयर आएगा, पेयर जोड़े से आ रहे हैं वो, और जोड़े से आ रहे हैं तो हमें पूरा कक्षक खाली रखना पड़ेगा। तो हमें ये नजर आ रहा है कि भैया ये तो खाली नहीं है पूरे, इनमें तो एक एक बैठे, तो यहाँ तो जोड़ा नहीं ले जा सकते, यहाँ ले जा सकते। 1 2 3 4 5 6, मतलब एक s का 3 p के और 2 d के, तो sp3d2 हुआ क्या? sp3d2, यस, ऑक्टाहेड्रल 6 लोन पेयर में sp3d2 ही तो था इसका कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या डायरेक्टली ऐसे हो सकता है? क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ये सब चीजें जो है लोन पेयर का भरना हम इसमें देखेंगे, और उसमें देखिए क्या होता है, LP का भरना। और इसमें कैसे भरा जाता है? ध्यान दीजिए, जो आपका लिगेंड है उसकी प्रकृति पे, उसकी नेचर पे ये सब निर्भर करता है। यहाँ LP का कक्षक में भरना लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान देना, कैसे निर्भर करता है? प्रकृति बोले तो प्रबल और दुर्बल का होना। यदि लिगेंड प्रबल है और यदि लिगेंड दुर्बल है, दो बातें हो सकती है। अगर प्रबल है तो क्या होगा? अगर प्रबल है तो वो लिगेंड आएगा, यहाँ पे चलते हुए आएगा, आ गया, वो बोलेगा भैया जगह दो, मुझे कमरा दो, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन। तो जहां वो चाहता है वहां बैठ सकता है। भैया जो बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस बोलेगा मेरे को यहीं बैठना है, तो वहां आपको जगह देनी पड़ेगी, है ना। तो वो कहता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहता है कि भैया तुम जितने भी बैठे हो ना, अकेले दो हो जाओ, ऐसा करो, एक सीट के ऊपर, एक सीट पे क्या हो जाओ, दो हो जाओ,
क्योंकि वो प्रबल है, खिसकना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रबल है, खिसकना पड़ेगा। तो ये जो अंदर वाले डी के इलेक्ट्रॉन हैं वो उनका क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। अगर मैं इसका युग्मन करता हूं तो ये यहां पे चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा और ये दो अंदर के डी के कक्षा के खाली हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर वो प्रबल है तो क्या होगा, अंदर वाले डी कक्षक, और अंदर में कौन सा डी कक्षक है, कौन सा है, n-1d है ना, n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। ठीक है। और अगर वो दुर्बल है तो भैया इनको बोलेगा कि तुम उधर किसको, मैं बैठूंगा, तो बोलेंगे चल चल, नहीं खिसकेंगे, क्योंकि लिगेंड दुर्बल है तो मन नहीं मानेंगे उसकी बात। ठीक है। अगर वो दुर्बल है तो यहां युग्मन नहीं होगा, यहां क्या नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। अब हमारे पास दो परिस्थिति आ गई, एक प्रबल लिगेंड की, एक दुर्बल लिगेंड की। अब हमें यह समझना है कि अगर प्रबल लिगेंड है तो उन इलेक्ट्रॉनों को, आने वाले लोन पेयर को कहां रखना है और दुर्बल को कहां रखना है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां NH3 कौन लिगेंड है, NH3 है ना, NH3 एक प्रबल लिगेंड है, अतः क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, अतः कक्षक होंगे। कैसे होंगे, देखो इसका युग्मन कर दो, S में तो कोई नहीं है, खाली रहेगा, P में भी कोई नहीं है, खाली रहेगा, बाहर वाले D में कोई नहीं है, खाली रहेगा। ये कौन है, 3d0, ये कौन है, 4p0, ये कौन है, 4s0, ये कौन है, 3d6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं युग्मन करता हूं तो सबको क्या कर दो, पेयरिंग कर दो। सबकी अगर पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे हो गई क्या, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। ये परिस्थिति हो गई बच्चों, कैसी परिस्थिति हो गई, युग्मन हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिगेंड से Lp लेगा। ठीक है। अब Lp लेने के लिए क्या करेगा, 2 कक्षक तो यहां से आ जाएंगे, एक यहां से आएगा और 3 यहां से आएंगे, 6 ही तो चाहिए। ये लो जी, 2 तो ये D के आ गए अंदर वाले के, एक S का आ गया और 3 के आ गए, इस P के आ गए। और हमारे पास क्या भरना है, हमें एक लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लोन पेयर आ गए। क्या आ गए, क्या 6 लोन पेयर, यस वी आर हैविंग 6 लोन पेयर। तो 3 पेयर तो इसके अंदर के डी में इसके खुद के पड़े हैं पुराने इलेक्ट्रॉन 3d6, और बाहर के 2 3 और 4 5 6, इन 6 कक्षकों में क्या आ गए, ये लोन पेयर आ गए। भर दिया क्या हमने, भर दिया, बस। तो बस काम खत्म। अब अपने को देखना है इसका संकरण, ज्यामिति, चुंबकीय गुण, ये सारी चीजें। संकरण देखना बच्चों, देखो जरा आप खुद ही देख के बताइए, बाहर के लोन पेयर जो थे कहां कहां आए, 2 तो किस में आ गए, इस अंदर वाले डी में आ गए, तो मैं क्या लिखूंगा, D2। एक किस में आया, S में, और 3 पेयर किस में आ गए, P में, तो P3। देखो अभी थोड़ी देर पहले जब हम ज्यामिति लिख रहे थे तो हम ये बोल रहे थे ना कि भैया D2 को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो एक ही बात है। एक बात नहीं, यहाँ कहाँ आ रहा है, आगे, अपने आप आया ना, हमने कुछ नहीं किया। क्यों, क्योंकि प्रबल लिगेंड था, पुराने वालों का युग्मन किया तो अंदर के डी के 2 कक्षक खाली कर लिए, और खाली कर लिए तो अंदर के 2 काम में ले रहा है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 4 6 का तो युग्मन हो गया, 6 तो यहाँ बैठ गया, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, उसको ना तो ये अंदर ले जा सकता क्योंकि अंदर पूरे भर गए हैं। तो प्रबल कितना ही हो लिगेंड, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ से केवल एक ही डी को काम में ले पाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रही है बात? चलो, संकरण हो गया। तो भैया अगर संकरण ये है तो ज्यामिति बताओ क्या होगी फिर, ज्यामिति। अरे भैया हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास 6 लोन पेयर आ रहे हैं तो चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, आपकी ज्यामिति हमेशा कैसी होगी,
अष्टफलकीय होगी। होगी कि नहीं होगी बच्चों? फिर आप बोलोगे कि जब हमेशा ज्यामिति अष्टफलकीय है तो चाहे D2 sp3 लिखो चाहे sp3 D2 लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ेगा। देखना किस चीज पे फर्क पड़ेगा, किस चीज पे फर्क पड़ेगा। देखो यहां, अच्छा मैं चुंबकीय गुण लिखूं पहले, इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। चुंबकीय गुण, देखो चुंबकीय गुण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। क्या क्या होते हैं? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। और ये निर्धारित किस चीज से होता है बच्चों? ये निर्धारित होता है कि आपके एग्जाम्पल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो आप चेक कीजिए कि आपका ये जो एग्जाम्पल है उसमें लोन पेयर आने के बाद कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये तो पुराने 6 इलेक्ट्रॉन थे जो सारे युग्मित हो गए थे प्रबल लिगेंड होने की वजह से, और जो आ रहे हैं लोन पेयर वो तो पेयर के रूप में, पहले युग्म के रूप में, क्या बोलते हैं उनको? असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं ना लोन पेयर को। तो वो तो खुद ही पेयर के रूप में है, युग्म के रूप में, तो उनमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता। देखो सारे के सारे क्या है? पेयर के रूप में। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कौन नहीं है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अतः ये कैसा रहेगा? इसमें चुंबकीय गुण नहीं रहेंगे। उसको क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। यहां सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अतः यहां क्या नहीं होगा? अतः कोई चुंबकीय गुण नहीं। और इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? आपको इतनी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। बिजली गई, ठीक है, बिजली की व्यवस्था करूं मैं। इसको क्या कह रहे हैं हम? प्रतिचुंबकीय कह रहे हैं। तो आपको बोलेगा कि भैया इस कोबाल्ट वाले एग्जाम्पल में आप चुंबकीय गुण बताओ, तो आप डायरेक्टली लिख देना प्रतिचुंबकीय होता है। आपने तो समझ लिया क्यों है प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है? अयुग्मित नहीं है। लेकिन अगर वो समझाने के लिए बोले तो फिर आप ये बना करके बता देना कि भैया एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या नहीं है? अयुग्मित नहीं है, इसलिए क्या है? प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय ना है ये। ठीक है, समझ में आ गई इतनी कहानी? अच्छा अब इसमें देखो एक नाम और बोलते हैं, देखना जरा। यहां अंदर का डी कक्षक प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना? ये देखो अंदर के डी कक्षक को प्रयुक्त किया है। अतः इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन का मुक्त चक्रण, स्पिन बोल रहे हैं ना अपन, स्पिन क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो, ये अप स्पिन में है, ये भी है, ये भी, इनका तो मुक्त स्पिन है लेकिन इसका नहीं है, तो युग्मन हो गया यहाँ पे सभी का। तो यहाँ क्या है? मुक्त चक्रण नहीं है। अतः ऐसे संकुल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 2-3 बातें बोलेंगे इसको। देखो, निम्न चक्रण संकुल, और क्या कहते हैं इसको? आंतरिक डी कक्षक संकुल। ठीक है, निम्न चक्रण, आंतरिक डी कक्षक संकुल, ये 2 नाम इसको बोले जाते हैं। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया? तो ये सारी कहानी है और ये इन चीजों में से पूछता है तो इतना आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या बच्चों? अब आपके पास दूसरी सिचुएशन बचती है। ये तो हो गई आपके पास। अगर आपके पास में क्या होगा? अगर वो दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा, और युग्मन नहीं होगा तो एन डी कक्षक का उपयोग होगा।
देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ये क्या होता, दुर्बल होता, तो इनका युग्मन नहीं होता, इनका युग्मन नहीं होता तो ये ऐसे के ऐसे रहते, तो अंदर के डी में कोई लोन पेयर नहीं जा सकता, तो फिर उसको यहाँ से शुरू करना पड़ता। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाकर के 6 लोन पेयर लेता, तो कौन सा डी काम में आ गया, बाहर का डी काम में आ गया। और बाहर का डी कौन सा है, एन डी, एन क्या है 4, देखो 4 डी। ठीक है, चलो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक। इसका ही अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो फ्लोराइड का ले लो। चलिए मैं आपको इसको इरेज कर करके आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल हो गया है बच्चों, जिसमें क्या है हमारा, ये NH3 क्या है, एक प्रबल लिगेंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दुर्बल लिगेंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बदल रहा हूँ भैया, ध्यान रखना सारी बातों पे। ये मैंने ले लिया, फ्लोराइड ले लिया है, और अगर फ्लोराइड ले लिया तो यहाँ से इसको हटा करके मेरे को यहाँ से ये Na3 करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, उपसंयोजन संख्या वही 6F है, फ्लोराइड 6 तो एक लोन पेयर देता है, तो 6 के 6 क्या देंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, Lp 6 हो गया। देखो एक जना क्या है, +1 3 है, ठीक है ना, प्लस इसको मान लो x प्लस फ्लोराइड -1 × 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, +3, देखो -6 इधर +6 हो जाएगा, ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, +6 -3 कितना हो गया, +3। ऑक्सीकरण अवस्था वही आ गई। मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें सारी चीजें वही रहे, कोबाल्ट वही है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही रहेगा, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो +3 के अंदर उसके ऑर्बिटल ऐसे के ऐसे रहने वाले। ठीक है, अब देखो वही Lp का भरना, यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन होगी, प्रबल है तो N-1D में जाएगा, दुर्बल है तो ND में बाहर वाले में जाएगा। यहाँ लिगेंड कौन है, फ्लोराइड है, तो यहाँ पर NH3 की जगह मैं लिख देता हूँ फ्लोराइड, F एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा है बच्चों, दुर्बल लिगेंड है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, वो मुंह से थोड़ी बोलेगा कि भैया मैं दुर्बल हूँ उसी हिसाब से काम करना, नहीं, आपको एक सीरीज में लिखा दूंगा जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन प्रबल है। ठीक है, तो जैसा कि ये क्या है, दुर्बल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा नहीं, कौन करता है, प्रबल करता है, ये नहीं करेगा। अगर ये युग्मन नहीं करता है तो ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, देखो ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा, तो मैं इनको हटा करके इनको सबको फ्री फॉर्म में रख देता हूँ। ये अंदर वाला 2 3 4 5 और ये 6, अगर यहाँ से ये ऐसा हो रहा है तो क्या लोन पेयर इनमें यूज हो सकता है, क्या लोन पेयर को मैं इसमें भर सकता हूँ, नहीं, ये तो खुद क्या है अर्धपूरित है, इसमें तो ये पेयर आ ही नहीं सकता, तो इनको यूज नहीं करेगा। इनको यूज नहीं करेगा तो यहाँ से शुरू कर रहा है, 1 S का, 3 P के, और अगले 2 कहाँ से लेने पड़ेंगे इसको बच्चों, इसको और अगले 2 कहाँ से लेने पड़ेंगे, इस D से लेने पड़ेंगे। ये लीजिए मैंने इस D के 2 दे दिए और इसमें क्या कर दिए, 2 युग्म भर दिए, टोटल 6 युग्म आ गए। अब देखो प्रबल था तो यहाँ भर रहे थे युग्मन करके, दुर्बल है तो युग्मन नहीं हो पा रहा है तो बाहर चले गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर आ गए, 6 कक्षक आ गए। ठीक है, अब देखो डी कौन सा काम में आया, बाहर वाला, इसलिए यहां पर जो है इस अंदर वाले डी को हटा करके मैं क्या कर रहा हूं, sp3d2 बाहर का डी काम में ले रहा हूं, है ना। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर 6 लोन पेयर है, sp3d2 या d2sp3 कोई भी संकरण हो, अष्टफलकीय ही होगा, तो इसमें भी अष्टफलकीय ज्यामिति रहेगी, वो भी ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय गुण देखो, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, पहले वाले में युग्मित थे, क्या इसमें युग्मित है, क्या लोन पेयर में तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही पेयर है, युग्मित है, देखो सभी युग्मित है, कोई भी, लेकिन इसका अंदर का डी देखो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो भैया हम क्या बोलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, नहीं, अतः चुंबकीय गुण होगा। और जब चुंबकीय गुण होता है तो वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है अनुचुंबकीय। जब सभी युग्मित होगा तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, और अगर अयुग्मित है एक भी तो वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुण। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां देखो कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से कक्षक काम में आ रहे हैं, बाहर के डी के कक्षक काम में आ रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, बाहरी डी कक्षक काम में आएंगे, यहां बाहरी डी कक्षक प्रयुक्त हो रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन का मुक्त घूर्णन नहीं कहेंगे, तो कैसा है, आबंधित या प्रतिबंधित, या ऐसे लिख देते हैं मुक्त
इसे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ले देते, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का मुक्त चक्रण होता है। देखो है ना, ये क्या कर रहे हैं आप, स्पिन फ्री है ना, किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, इसका भी इन चार का नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ बाहरी डी कक्षक प्रयुक्त हो रहा है, इसमें देखना मैं थोड़ा चेंज करता हूं, अतः आंतरिक डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में मुक्त चक्रण होगा। यस होगा, और अगर होगा तो ये जो चक्रण है वो निम्न की जगह क्या हो जाएगा, उच्च चक्रण संकुल हो जाएगा, और आंतरिक की जगह बाह्य डी संकुल हो जाएगा। तो ये है उच्च चक्रण संकुल और ये है बाह्य डी कक्षक संकुल। ठीक है क्या? तो ये हो गया दुर्बल का एग्जाम्पल, और इससे पहले NH3 वाला क्या था, प्रबल का एग्जाम्पल। और इसमें जो भी क्वेश्चंस VBT पूछता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बच्चों समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? मैं आपको 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। किस में करनी है? एक तो है आपका निकेल Cl4 2-, एक है निकेल CN, एक साइनाइड है और एक क्लोराइड है 2-। इनों के अंदर आपको पता करना है, पूरा VBT आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये है प्रबल साइनाइड, क्या है प्रबल लिगेंड है, और Cl क्या होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। ध्यान देना इसको, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरा का पूरा बना के देखना है। वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षक और इसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, ऐसे भर के देखना है। प्रबल है तो अंदर की तरफ, दुर्बल है तो बाहर की तरफ। समझ में आ गई कि आपको VBT? यहाँ पे VBT मेरी तरफ से फिनिश होती है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और आगे कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे CFT। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, पॉज करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।